अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। बेटा आज हमारे पास हमारी इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि बेटा जो आज क्लास 9 का जो आपका इंग्लिश का बोर्ड का पेपर आया है 2023 का, बेटा वो डिस्कस करना है, उसके सॉल्यूशन वगैरह डिस्कस करने हैं। सो बेटा लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं इसको। अच्छा भाई, सबसे पहले सेक्शन ए आ रहा है और बेटा ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास 9 क्लास में जो सेक्शन ए आता है इट्स मोस्टली रिलेटेड टू द थ्योरी। तो इसमें हमको ये डिस्कस नहीं करना होगा कि इसका आंसर ये क्यों है बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी बुक में मेंशन है। लिहाजा हम डायरेक्ट बेटा ये डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, सो बेटा लेट्स स्टार्ट। भाई पहला वाला हमारे पास क्या आ रहा है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सर्मन एट। हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन मौजूद हैं एंड बेटा इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यूनाना वैली। ठीक है, नाउ बेटा अगला वाला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वॉज मैरिड विद बीबी सायदा बेगम इन द ईयर। बेटा जो इनकी शादी हुई थी बीबी सायदा बेगम से वो कौन से ईयर में हुई थी, वो हुई थी हमारे पास 1713 में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है नंबर 3 आपके पास कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट फ्रॉम मक्का एंड एंटर्ड यस्रिब आफ्टर। भाई ज़रा ये बात ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, ज़रा इसको ना थोड़ा टेक्निकल समझना है। वो क्यों, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ये मौजूद नहीं है, आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो क्यों, क्योंकि बेटा हमारे पास बुक में ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिनों के बाद ना 28 जून को यस्रिब के बाहर पहुंच गए थे, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मदीना, वहाँ पहुंच गए थे। 8 दिनों के बाद ट्रैवल करने के बाद वहाँ पर फिर उन्होंने कुबा मस्जिद बनाई थी और फिर 4 दिन के बाद मतलब कि फिर 2 जुलाई को वो एंटर हुए थे। तो बेटा 8 और 4 कितने हो गए, 12। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेटा ये आपको अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपको आइडिया होगा। तो टोटल दिन कितने बने, 12 डेज़ बने इसके ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, द कायद आज़म वॉज वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स ऑफ। कायद आज़म बेटा कहाँ के बैरिस्टर थे बेटा, ऑब्वियसली बात है वो तो पाकिस्तान बनने से पहले ही बैरिस्टर थे, तो वो कहाँ के कहलाएंगे, बॉम्बे के कहलाएंगे वो। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज़ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ। बेटा 4 टाइप्स इन चारों में से किसकी हैं, 4 टाइप्स इन चारों में से हैं डेंगू वायरस की बेटा आपके पास। ठीक है बेटा, हमारे पास हमने अगर आप बुक में जाओ तो आपको वहाँ डेंगू के बारे में ये बताएंगे कि 4 टाइप्स का होता है। और बेटा अगर आपने थोरली प्रिपरेशन करी है तो आपको उसके अंदर यकीनन जो है आंसर्स वगैरह के बारे में आइडिया हुआ होगा। द नेक्स्ट वन इज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल प्रेजाइडेड ओवर इलाहाबाद मीटिंग इन। अल्लामा इकबाल बेटा जो गए थे इलाहाबाद मीटिंग वगैरह में, वो गए थे 1930 में गए थे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 7, द सेंट हु लिव्ड इन द जंगल वॉज अ वेरी। जो सेंट जो बुज़ुर्ग थे बेटा वो किस तरह के थे। अच्छा देखो हमारे पास ना उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। मुझे एक हद तक आइडिया है कि कुछ बच्चों ने ना इसका पुअर मैन भी लगाया होगा। बेटा वो उनके बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि वो पुअर थे, ठीक है, वो जंगल में रह रहे थे, लेकिन उनके बारे में जो बात मशहूर थी वो क्या थी कि ही वॉज अ वाइज मैन। नेक्स्ट वन इज़ कि द गुड विराज वॉज पुट इन टू ऑपरेशन ऑन। बेटा पुट इन टू ऑपरेशन का मतलब होता है कि वो कब चलना शुरू हुआ, मतलब वो काम करना कब शुरू हुआ था। एंड द करेक्ट आंसर इज़ 4 फरवरी 1962। डन। नेक्स्ट है बेटा आपके पास, द नेम ऑफ जमील एंड साराज आंट वॉज। कि जो जमील और सारा की जो आंटी थी उनका नाम क्या था बेटा, उनका नाम था आंट सदोरी। ठीक, नंबर 10 हमारे पास आ रहा है बेटा, द पोम द मेजर ऑफ द डी वॉज कंपोज बाय। के मेजर ऑफ द डी जो लिखी है बेटा वो किसने लिखी है, वो लिखी है आपके पास चार्ल्स मैकई ने लिखी है। ठीक, अच्छा भाई नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 11, द वर्ड लतीफ़ लिटरली मीन्स। कह रहे हैं कि जो लतीफ़ का जो मतलब है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन है। अच्छा देखो अगर आप जो है जो चैप्टर नंबर 2 का जो 7th पार्ट है ना, 7, क्योंकि आपके पास बेटा जो 2nd चैप्टर जो है वो बॉक्सेस के अंदर गिवन है, अलग अलग बता रहे हैं। नंबर 7 वाले के अंदर ना आपके पास ये देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों मीनिंग मौजूद हैं। लिहाजा हम आंसर क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ऑल ऑफ दीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नो बडी न्यू एनीथिंग अबाउट मोहनजोदाड़ो अंटिल के मोहनजोदाड़ो के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। कब तक भैया, आपके ऑप्शन आ रहे हैं 1919, 1920, 1921, 1922 एंड द करेक्ट आंसर इज़ 1922। अच्छा नंबर 13 बेटा आपके पास आ रहा है, द वेदर इज़ कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली परफेक्ट इन। के जो मौसम है उसके बारे में ये कहा जाता है कि बिल्कुल परफेक्ट होता है। कब होता है, आपके पास 4 मौसम बेटा लिखे हुए हैं और उसका करेक्ट आंसर क्या है, द स्प्रिंग। स्प्रिंग में ये बात मानी जाती है। अगला आ रहा है आपके पास, बाय प्रोफेशन मोहतरमा फातिमा जिन्ना वॉज अ। कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना बाय प्रोफेशन क्या थी बेटा, अगर हम बात करें। अच्छा भाई तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना क्या थी, वो थी एक डेंटिस्ट। ठीक, अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास नंबर 15 आ रहा है, द फाउंडिंग मैनेजर ऑफ द सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध वॉज। के नहीं कौन थी इसकी,
हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। तो द करेक्ट आंसर इज़, आई थिंक अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करो तो आपको आइडिया होगा कि क्या बनेगा, प्रोफेसर अनीता गुलाम अली, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है और एक ही है जिनके आगे नाम के आगे प्रोफेसर लिखा हुआ है। वरना बेटा अगर आपने चैप्टर थॉरली पढ़ा तो वैसे भी आपको आंसर पता ही होता। अगला बेटा आपके पास आ रहा है, हेलन केलर वॉज सेंट टू स्कूल फॉर द ब्लाइंड एट द चिल्ड्रन एट द एज ऑफ, कि हेलन केलर को बेटा किस एज पर भेजा गया था? उनको भेजा गया था एट द एज ऑफ 8 ईयर्स ओल्ड की थी जब उनको भेजा गया था। अगला आ रहा है आपके पास, द मलेरिया पैरासाइट अटैक्स द, कि मलेरिया जो पैरासाइट है वो अटैक किस पे करता है बेटा? वो करता है आपके पास रेड ब्लड सेल्स। ओके भाई, नेक्स्ट वन अगला हमारे पास कौन सा आ रहा है? अगला आ रहा है, द कायद आज़म वॉज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ, बेटा 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आई थिंक आपको पता ही होगा कि वो खास तौर पर जो काम कर रहे थे वो हिंदू मुस्लिम्स के लिए कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे? हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी। द नेक्स्ट वन बेटा अगला हमारे पास आ रहा है, एड प्रीफिक्स टू ट्राई, बेटा ट्राई के लिए हमारे पास प्रीफिक्स का मतलब कुछ ऐसा स्टार्टिंग में लगाना कि उसके लगाने पर नया वर्ड बन जाए। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे रीट्राई, सिंपल एज दैट। अगला आ रहा है आपके पास, अच्छा बेटा एक बात बता दूँ मैं आपको, ये ना आपके पास MCQs में नहीं आना चाहिए था नॉर्मली तौर पे, क्योंकि अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है बेटा। मिस्टेक ये है कि MCQs के अंदर इसको ऐड किया हुआ है और ये MCQs का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने पेपर देखा होगा तो उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। मतलब ऑप्शंस होंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहलाएगा ना वो, लेकिन ये ऐड नहीं किया हुआ। तो बेटा हमने क्या किया, हमने एक रीट्राई, अच्छा और भी हो सकते हैं लेकिन बेटा हमने बहुत जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है हमने उसको यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह से नंबर 20 वाले के अंदर भी यही बोलना है, हमने सफिक्स यूज़ करना है, लेकिन हमने क्या लगा दिया, हमने लिख दिया अराइवल। ये अगर आपने बेटा बुक को थोड़ा उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करी हो तो आपको आइडिया होगा कि हाँ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, अगला क्या आ रहा है हमारे पास, अब ये सेक्शन बी शुरू हो रहा है। व्हाट डज़ द लास्ट सर्मन टीचर्स, कि हमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है वो उससे हम क्या सीखते हैं? बोल रहे द मेन पॉइंट्स ऑफ द लास्ट सर्मन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर, बेटा ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सेक्रेट ट्रस्ट, कि भाई हर किसी की जान माल की आपने हिफाजत करनी है। हर्ट नो वन सो दैट नो वन में हर्ट यू इन रिटर्न, किसी को तकलीफ ना पहुँचाओ ताकि कोई भी आपको बदले में कोई तकलीफ ना पहुँचाए। बोथ मैन एंड वेमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर, के मर्दों और औरतों के दोनों के एक दूसरे पर हकूक़ बेटा हैं मौजूद हैं। द सुपीरियॉरिटी ऑफ मैन इज़ नॉट बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ, के एक इंसान दूसरे इंसान से खून मतलब कि जिस ख़ानदान से वो बिलोंग करता है या अपने पैसे की बिना पर एक दूसरे से वो बेहतर नहीं है। इन द साइड ऑफ अल्लाह एवरीबडी इज़ इक्वल, ओनली द पाइटी एंड गुडनेस ऑफ अ मैन मेक्स हिम सुपीरियर टू दिस, कि अल्लाह के करीब अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं, सब उसकी अच्छाई और उसकी जो नेकियां हैं उसकी वजह से वो दूसरों से बेहतर हो सकता है। अगला है, ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और है कि द मोस्ट राइशियस द मोस्ट ऑनरेबल, बेटा कि जो सबसे जितना अच्छा है अल्लाह की नज़र में वही मतलब कि उतना ही काबिल मतलब उसका एहतराम बनता है। अगला सवाल आ रहा है आपके पास, व्हाट डू यू नो अबाउट द कलेक्शन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ पोइट्री, की शाह अब्दुल लतीफ़ की पोइट्री के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्या लिखा हुआ है, शाह अब्दुल लतीफ़ पोइट्री इज़ नोन एज शाह जो रिसालो, जो उनका कलेक्शन है विच इज़ कंसिडर्ड अ मास्टर पीस ऑफ सिंधी लिटरेचर, के जो सिंधी लिटरेचर का एक मास्टर पीस माना जाता है। लतीफ़्स वर्क इज़ हाईली रिवेयर्ड इन द सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सिंधी कल्चर एंड आइडेंटिटी, कि भाई सिंधी लिटरेचर में उनका बड़ा मतलब कि उनका एक नाम है, उनकी एक मास्टर पीस माना जाता है। और कह रहे हैं कि सिंध के रीजन में ख़ास तौर पे उसके बड़ा इम्पैक्ट रहा है, जो उन्होंने अपनी ज़ात से उन्होंने जो लोगों में वो अवेयरनेस जिस तरह की फैलाई, चाहे वो रिलीजियस हो कल्चरल जिस तरह की भी बोल रहे हैं, कह रहे लोग बड़े इनको मतलब मानते हैं शाह इनके जो इनके काम को या इनको ख़ुद को भी इनके बुज़ुर्ग होने को। अगला आ रहा है आपके पास कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सैड, ठीक है। अच्छा एक और बात ये, अच्छा बेटा ये हल्की फुल्की थी, यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ था टाइपिंग मिस्टेक थे, हमने उसको वाई कर दिया है। वाई वॉज जमील अपसेट एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू हिज पेरेंट्स, कि जमील अपसेट क्यों था, उसने अपने पेरेंट्स के सामने कैसे रिएक्ट किया? तो भाई ये है कि जमील वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हिज कैरियर एज ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर एंड हिज फैमिली हैड नो रिसोर्सेज फॉर मेकिंग हिज ड्रीम कम ट्रू, कि भाई जमील अपसेट इसलिए था क्योंकि वो बहुत परेशान था अपने कैरियर के बारे में, और मसला ये था कि उसके मतलब अब वो डॉक्टर बनना चाहता था और उसकी फैमिली के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी उसके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। तो बट हम बोल सकते हैं बेटा यही उसका रिएक्शन था, परेशानी इस वजह से था वो। या अगर आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि भाई एंड ही रिएक्टेड अ बिट रूड टू हिज पेरेंट्स, ये बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा अगला क्या आ रहा है बेटा आपके पास, व्हाट इज़ द एक्रोनिम ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, कि भाई जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है उसका एक्रोनिम क्या है? तो बेटा जो उसका एक्रोनिम है वो क्या है, वो है आइडियल। और बोलते हैं कि बेटा इससे क्या आता है, आइडेंटिफाई, डिफाइन, एक्सप्लोर, एक्शन एंड लुक बैक। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये बोलेंगे बेटा कि हमारे पास के पहले आइडेंटिफाई करो, फिर डिफ़ाइन करो, फिर एक्सप्लोर करो कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, फिर उस पर एक्शन लो और फिर देखो कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। अगला सवाल बेटा क्या आ रहा है कि भाई कितनी मतलब आपको चिकनगुनिया हो सकता है? तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि एक इंसान को एक ही बार चिकनगुनिया हो सकता है
और जब एक मरतबा वो रिकवर कर ले तो उसको दोबारा से चिकनगुनिया, वन इज़ इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ। अगला बेटा हमारे पास आ रहा है कि मिलर कौन था और वो क्या गा रहा था भाई। तो बोल रहे हैं मिलर जो है वो उसको बोलते हैं जो ग्राइंड करता है, मतलब चक्की वगैरह पीसता मिल में। कह रहे हैं कि जिस मिलर की हम बात कर रहे हैं वो बड़ा खुशहाल, मतलब एक बड़े खुश ज़िंदगी गुजार रहा था, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। और बोल रहे हैं वो ये गा रहा था कि ना वो किसी से हसद करता है ना कोई उससे हसद करता है, ये बोल रहा है वो। अच्छा, यहाँ बेटा हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, सॉरी सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। सेक्शन बेटा बी के क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं और डू एज में टोटली ग्रामर की आपकी एक्सरसाइज हैं। लिखा हुआ है आपने प्रपोजिशन यूज़ करने। अच्छा बेटा यहाँ देखो लिखा हुआ आ रहा है ही अराइव्ड एट द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, मतलब थोड़ा सा ही टाइम रहता था लेकिन वो क्या हुआ वहाँ पर वो पहुँचने में कामयाब हो गया। अगला है मदर टोल्ड मी टू डिवाइड द पिज़्ज़ा अमंग माई 5 फ्रेंड, के मदर ने मुझे कहा कि मैं पिज़्ज़ा क्या करूँ अपने 5 दोस्तों में डिवाइड कर लूँ। बेटा अमंग आ रहा है, बिटवीन नहीं आएगा क्योंकि बिटवीन आता है 2 चीज़ों के बीच के लिए, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हों, 3 हों, 4 हों, कितने भी हों, अमंग आएगा। अच्छा भाई अगला सवाल है टू यूज़ आर्टिकल। टू का ए क्या आ रहा है, अली इज़ द ओनली सन ऑफ दिस फैमिली, के बाद द ओनली, मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है आ ओनली तो नहीं लगाओगे, एन ओनली भी नहीं लगाओगे, तो दा लगाना पड़ेगा क्योंकि आप ये स्पेसिफाई कर रहे हो उस चीज़ को। अगला है माय अंकल इज़ एन ऑनेस्ट मैन ऑफ द टाउन। ऑनेस्ट बेटा एच से शुरू तो हो रहा है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ओ का, ऑनेस्ट मैन। अच्छा अगला क्या आ रहा है भाई, हम देखते हैं हमारे पास कि चेंज द वॉइस। आपने बेटा एक्टिव वालों को पैसिव बनाना है, पैसिव वालों को एक्टिव बनाना है। क्या आ रहा है हमारे पास, विल ही कन्वे माई इंपॉर्टेंट मैसेज टू हिज फ्रेंड। विल आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फ्यूचर सिंपल है और बेटा पैसिव बनाएंगे क्योंकि अगर पैसिव होता तो बी लगा हुआ होता और रहेगा ये इंटेरोगेटिव ही, तो इसका आंसर क्या बनेगा, विल माई इंपॉर्टेंट मैसेज बी कन्वे टू हिज फ्रेंड बाय हिम। ये भी हो सकता था कि विल माई इम्पॉर्टेंट मैसेज बी कन्वेड, सॉरी ये वाला, इसका ये कर सकते थे कि आपने गिवन है ना विल ही कन्वे माई इम्पॉर्टेंट मैसेज टू हिज फ्रेंड, ये तो इसका आपने ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये भी बना सकते थे कि विल हिज फ्रेंड बी कन्वेड माई इम्पॉर्टेंट मैसेज बाय हिम, ये भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो लेकिन ज़्यादा जो नॉर्मली तौर पर यूज़ करेंगे वो ये वाला होगा। अगला है मैनी प्राइजेस वर वॉन बाय हर। बेटा पैसे में क्या बनाएंगे, शी वॉन मैनी प्राइजेस, सिंपल एज दैट। बाय योर ओन पेन प्लीज। अच्छा आई एम डैम श्योर बेटा कि ये वाला बच्चों ने ना शायद थोड़ा गलत किया होगा। अरे भाई आप प्लीज़ को छोड़ दो, अभी ये इस पर फोकस करो। तो दिस वन इज़ इम्पेरेटिव, जो ऑर्डर सेंटेंस होते हैं क्या बनाओगे, लेट योर ओन पेन बी बॉट, या आप ये बोल सकते हैं कि लेट अ पेन बी बॉट। अच्छा इसके अलावा बेटा ये भी हो सकता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू बाय योर ओन पेन, सिंपल एज दैट, ये भी बना सकते हो। अच्छा अगला है हु हैज़ स्टोलन माई कैश बॉक्स। इसका बनेगा बाय हुम हैज़ माई कैश बॉक्स बीन स्टोलन, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना बेटा। अगले वाले पर आते हैं, क्या लिखा हमारे पास कि नरेशन बनानी है हमने। वी सेड टू हिम डिड यू फाइंड एनी स्ट्रेंजर इन दिस कंपाउंड, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा। अब देखो भाई ये इंटेरोगेटिव हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा वी आस्क्ड हिम इफ़। अच्छा अब बेटा अगर हम नोट करें इसका आंसर ये होगा इफ़ ही हैड फाउंड एनी स्ट्रेंजर देयर इन दैट कंपाउंड। हेयर देयर दिस दैट बन गया, लेकिन बेटा हमारे पास ये पास्ट सिंपल था, हमने इसको पास्ट परफेक्ट बनाया और जाहिर सी बात है बेटा हम असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव बनता है। अगला आ रहा है ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन दिस वर्क ऑनेस्टली। बेटा इसका बनेगा ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में गिवन है, डायरेक्ट बनाना है आई डिड माई वर्क ऑनेस्टली। या फिर ये भी हो सकता है कि ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क रिसेंटली, बिकॉज बेटा पास्ट सिंपल हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, कन्वर्ट होने के बाद दोनों पास्ट परफेक्ट ही बनते हैं। अगला है ही सेड टू देम हाउ पॉइजनस दीज स्नेक्स आर, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन है लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा इमोशन यूज़ किया गया, तो हम क्या बोलेंगे ही एक्सक्लेम, बस ही एक्सक्लेम दैट दो स्नेक्स वर पॉइजनस, सिंपल एज दैट। यू फॉरबिड मी टू सिट देयर। बेटा ये अगेन आ रहा है हमारे पास इनडायरेक्ट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यू सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास डू नॉट सिट हेयर, क्योंकि हेयर देयर बना हमको आइडिया होगा हम हेयर लगाएंगे। अच्छा भाई अगला देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास कि आपसे बोल रहे हैं फॉर्मेशन करनी है आपने, जिस तरह आपको कहा गया है, पहला वाला सेंटेंस आ रहा है ही डिड नॉट मेक अ डिलीशियस केक फॉर द गेस्ट यस्टरडे। अच्छा बेटा ऑफिशियली तौर पे ना अगर यूँ हो तो फिर आप नेगेटिव को अफर्मेटिव बना देते हो, लेकिन ये इस तरह से एग्ज़ाम वालों को देना नहीं चाहिए था, क्योंकि बेटा यहाँ पर इनको चाहिए था कि या तो ये इंटेरोगेटिव दें या इंट्रो नेगेटिव दें। तो अगर इंट्रोगेटिव होता आप अफर्मेटिव बनाते, इंट्रो नेगेटिव होता तो आप नेगेटिव बनाते, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो आप क्या करेंगे, इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। तो बनेगा क्योंकि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल पे डिड नॉट आ रहा है, लेकिन बेटा जब अफर्मेटिव बनाएंगे ना इसको तो हमको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। हम क्या बोलेंगे ही मेड अ डिलिशियस केक फॉर द गेस्ट यस्टरडे। अगला आ रहा है ही डील्स ऑनेस्टली विद द कस्टमर्स, इंटेरोगेटिव बनाना है,
लेकिन एस फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के अंदर अगर ही की बात करें तो हम क्या लगाएंगे, डज ही डील ऑनेस्टली विद दिस कस्टमर। अब डील्स नहीं आएगा, डज आ गया यहाँ पर। अगला है आई हैव माई ओन ग्लासेस, नेगेटिव बनाना तो क्या बनेगा, आई डोंट हैव माई ओन ग्लासेस, आई हैव, आई डोंट हैव, ठीक है। अगला है अली हैड परचेज अ रिस्ट वॉच लास्ट फ्राइडे, प्रेजेंट सिंपल क्या बनाएंगे बेटा, अली परचेजेज अ रिस्ट वॉच, सिंपल एज दैट। अगला बेटा हम बात करें तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, हैज़ इट बीन ड्रिजलिंग सिंस नून, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है, लेकिन रहेगा ये किससे बेटा, ये रहेगा आपके पास इंटरोगेटिव में ही रहेगा। क्या बनाएंगे, विल इट हैव बीन ड्रिजलिंग सिंस नून। अगला है शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, तो आप क्या बनाओगे, शी स्पोक इंग्लिश वेरी वेल। अगला है बेटा ये देखो, ये वाला वही बच्चा कर सकता है जिसको कंडीशनल सेंटेंस आते हैं। देखो वुड के साथ हम, और आपको बेटा जिस टीचर ने पढ़ाया होगा आपको ये लास्ट में बताया होगा कि हम कंडीशनल सेंटेंस को देखने के लिए एक पार्ट जो प्रॉपर गिवन होता है उसको देखते हैं। अब यहाँ देखो वुड के साथ गो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब बेटा ये अगर हम नोट करें ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के मुताबिक इफ़ के साथ हमें पास्ट सिंपल लगाना है और नेगेटिव बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ इट डिड नॉट रेन वी वुड गो आउट फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। अगला है असलम सेड टू हर वाई वॉज नसीम क्राइंग देयर, पंक्चुएट करना बेटा, अगर आपको नरेशन का थोड़ा बहुत भी आइडिया तो आप आराम से कर सकते हो। क्या बनाओगे आप, असलम सेड टू हर कॉमा इनवर्टेड कॉमास, वाई का ये कैपिटल बना, वाई वॉज नसीम क्राइंग दिया, मतलब ए कैपिटल बना, कॉमा आया, इनवर्टेड कॉमास आए, डब्ल्यू कैपिटल बना, एन कैपिटल बना, और देयर के आगे क्वेश्चन मार्क, और फिर आपके पास क्या आ गया, आपके पास इनवर्टेड कॉमास। ठीक है भाई। अच्छा बेटा अब अगले वाले में बढ़ते हैं, हमारे पास जो है क्वेश्चन 4 आ रहा है, बोल रहे हैं कि बताइए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है भाई, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो क्या बनाएंगे बेटा, दे बनेगा, प्रोनाउन आएगा आपके पास। अगला है अजलास वी हैव लॉस्ट द मैच, बेटा अलास क्या बनेगा, इंटरजेक्शन। अगला है वी डू नॉट गो टू स्लीप इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या है बेटा हमारे पास हम बोलेंगे एडवर्ब है, सही है। ही इज़ अ क्लेवर बॉय, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव। अगला है बेटा दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, बेटा लीव क्या हमारे पास, वर्ब है। एंड बेटा अगला बढ़ते हैं हम लोग, क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रांसलेट करना है हमने इस पैराग्राफ को, लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, क्या पता थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर थोड़ा बहुत बेटा ऊंच नीच हो रही है तो इट्स क्वाइट ओके, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, चेंजेस हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा भाई अब अगर हम बात करें कि सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन वगैरह बनेगी वो क्या बनेगी, हम ज़रा एक नज़र बेटा आपके सामने रखते हैं, ज़रा देखो बेटा इसकी जो प्रॉपर ट्रांसलेशन है वो ये, हवाई जहाज़ 20वीं सदी की शानदार इजाद है, ये एक उड़ने वाली मशीन है या आला है जिसकी बनावट लंबी और दोनों तरफ पंख हैं, ठीक है। ये जब ये हवा में ऊंची उड़ान उड़ता है तो ये एक बड़ी मक्खी की तरह दिखाया जाता है बेटा, क्योंकि वही लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये मुसाफिरों को अच्छा अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि एक बड़े परिंदे की तरह दिखाया जाता है, आप ये भी लिख सकते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये मुसाफिरों को समंदरों, पहाड़ों और सहराओं में ले जाता है, ये वक्त बचाता है और ज़्यादातर लोग इससे सफ़र करना पसंद करते हैं, ठीक। अब बेटा विद दिस वी आर डन विद सेक्शन बी, अब आ रहे हैं हम सेक्शन सी के ऊपर, ठीक है बेटा। सेक्शन सी में आ रहा है आपके पास बेटा, सबसे पहले ये बॉक्स गिवन है, आपसे कहा गया कि आपने ये वाले वर्ड्स को यूज़ करना है ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए। आई थिंक क्वाइट ईजी, आपने आराम से कर लिया होगा, बट इससे फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि आवर लग्जूरियस लाइफ स्टाइल हैज़ कॉम्प्रोमाइज आवर हेल्थ, द अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस एट डिस्टेंसेस फ्रॉम पीपल, द एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस अ ह्यूमन टच, आई विश फॉर अ टाइम मशीन टू टेक मी बैक टू माई सिंपल लाइफ एंड सिंपल वॉन्ट्स एंड नीड। तो आई डोंट थिंक बेटा आपको इसमें तो कोई गाइड करने की ज़रूरत है, ये आपके पास वहाँ से लिया गया गाजीज़ डायरी जो विलेज लाइफ थी ना, ये उस बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला लिखा हमारे पास क्या कि राइट एन ऐसे, अब बेटा हमारे पास 3 ऐसे गिवन है, ज़रा देखो ये वाले सारे गिवन है आपके पास। अच्छा बहुत आसान आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब बच्चों ने प्रॉपरली तौर पे इन एसेस को अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते थे, लेकिन बेटा फिर भी अच्छा ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ज़रूरी, बल्कि मैं जो आपको क्वेश्चन के जो मैंने आंसर्स बताए या मैंने आपको बेटा जो अभी यहाँ पर मैं ऐसे बताऊँगा, ज़रूरी नहीं आपने ये लिखना, ऑब्वियस सी बात है, मैं एक सैम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ब्लेसिंग्स ऑफ चाइल्डहुड में बेटा क्या आ रहा है हमारे पास, देखते हैं बेटा यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कि चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट चेरिश एंड डिलाइटफुल पीरियड ऑफ वंस लाइफ, के भाई बड़ा ही मतलब कि डिलाइटफुल, बड़ा खुशी वाला एक पूरा ये टाइम होता है। इट इज़ द पीरियड ऑफ इनोसेंस, क्यूरियोसिटी, प्लेफुलनेस, फ्रीडम। During this period, children learn and explore the world enthusiastically and joyfully. Childhood is a blessing because it lays the foundation of one's future and shapes one personality and character. बोलने के भाई इसमें इंसान बड़ा मासूम सा होता है, आज़ादी, खेलना कूदना इसमें लगाया हुआ होता है। कह रहे हैं इसी दौरान जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दुनिया में सीखने के लिए बड़ी
क्यूरियोसिटी रखते हुए, बड़ी खुशी के साथ, एनर्जी के साथ काम करते हैं। और कह रहे हैं ये एक बचपन ना आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है जिस तरह से, क्योंकि ये इंसान की बुनियाद रखते हैं उसकी शख्सियत की, उसकी पर्सनैलिटी की, उसके कैरेक्टर की। अगला आ रहा है, child offers a carefree and joyous environment that allows children to develop a social and emotional skills. They learn to form relationships, communicate with others, and become confident individuals. Children also develop cognitive abilities during this period, which is a crucial for academic success. कह रहे हैं बच्चे क्या करते हैं भाई, बड़े केयरफ्री टाइप के होते हैं इन्वायरमेंट में। कह रहे हैं कि बच्चों को ये सोशल और इमोशनल स्किल्स यहीं पे डेवलप होते हैं। जो बच्चे इस एज में जितने एक्टिव होते हैं बेटा, उनकी पर्सनैलिटी उसी तरह से डेवलप होती है। कह रहे हैं दूसरों से कम्युनिकेट करना, दूसरों से रिलेशंस वगैरह, लाइक अपनी दोस्ती, माँ बाप से कम्युनिकेशन किस तरह के होते हैं, डिपेंड करता है उनका कॉन्फिडेंस वगैरह। कह रहे हैं बच्चे इसी के अंदर अपनी कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी डेवलप करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है बेटा कि आप अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन कर रहे हो, किस तरह उनकी तरबियत कर रहे हो। और कह रहे हैं ये हमारे लिए आने वाले वक्तों में जो एजुकेशन की जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ओके नाउ नेक्स्ट वन है बेटा, इसी का मतलब अगला पैराग्राफ क्या है हमारे पास, लेट्स सी। अच्छा भाई क्या लिखा हुआ है कि एक और जो ब्लेसिंग है चाइल्डहुड की, वो क्या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम खेलने कूदने के लिए होता है। बच्चे क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं, भागना कूदना करते हैं, बाहर एक्सप्लोर करते हैं। कह रहे हैं बच्चों की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन वगैरह होती है, प्रॉब्लम सॉल्व स्किल्स होती हैं, वो उसकी बढ़ती हैं। और कह रहे हैं कि यही नहीं बल्कि वो जितना रिलैक्स भी होते हैं, स्ट्रेस भी कोई इनको नहीं होता, मतलब कि और उनकी हैप्पी एक खुशी, इस तरह की एक खुशी खुशी वो ज़िंदगी गुजारते हैं, हेल्थी लाइफ। अगला पैराग्राफ है, कह रहे हैं कंक्लूजन में ये कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उनको नशर करती है। कह रहे हैं कि उसके साथ साथ उनके लिए यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपना फ्यूचर शेप करने के लिए। कह रहे हैं जो मेमोरीज़ वगैरह एक्सपीरियंस होते हैं ना बचपन में, उनके एक लाइफ टाइम उनके साथ रहते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी को, उनको कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। कह रहे हैं इसीलिए पेरेंट्स और एजुकेटर्स वगैरह सोसाइटी को चाहिए कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से नर्चर करें ताकि वो इन्वायरमेंट को समझें, उनकी ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छे से हो। अच्छा बेटा अगेन वही बात मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है आपने वर्ड टू वर्ड ये लिखा हो, आपने बेशक अपनी वर्डिंग में लिखा हो, चलेगा, मसला नहीं है कोई, ठीक। अगला आ रहा है पिकनिक विद फ्रेंड्स। बेटा ये तो इंतहाई आसान टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एक रैंडमली आपको बता रहा हूँ कि आप ये एक सैम्पल के तौर पे क्या लिखा है। देखो हमारे पास कि पिकनिक जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह के लिए प्लान करते हो, उससे बहुत मज़ा आता है, तफरी आती है, एक अच्छा टाइम होता है कि अपना फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नेचर वगैरह को। कह रहे हैं पिकनिक पे कंट्री साइड वगैरह जाने के लिए ख़ास तौर पर वेस्टीज़ के साथ, वो तो इंसान के लिए बहुत जो एक मैरी मेकिंग, मतलब कि एक इंसान के लिए बड़ी एक खुश करने वाली उसको चीज़ होती है। और बोलने के जो सबसे बेहतरीन पार्ट है ना अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए, वो ये कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करने पड़ते। मतलब ये वो बात बोल रहे हैं कि फैमिली के साथ जाते हुए बंदा थोड़ा सा रिजर्व होता है कि यार ये करें कि ना करें, कोई इस तरह से बोलेगा, कोई वैसे बोलेगा। कह रहे हैं लेकिन दोस्तों के साथ पिकनिक में जाने के ऐसा कुछ भी नहीं होता। कह रहे हैं आप गेम्स खेल सकते हैं, गाना गाना, डांस वगैरह करना, जो भी मतलब क्या लिखा हुआ है। और कह रहे हैं सीनरी वगैरह देख के रिलैक्स करना, नेचर वगैरह को देखना, कह रहे हैं इट्स क्वाइट नॉर्मल। अच्छा भाई आगे लिखा हुआ है, कह रहे हैं एक और जो बड़ी अच्छी बात है पिकनिक की, वो ये है कि आप अच्छा सा खाना खा सकते हो वहाँ पर रह के, अपने स्नैक्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह। क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है, जब कोई इंसान पिकनिक पे जाता है तो वो ये नहीं देखता कि यार मैं ना एक बड़ा हेल्दी सा फूड लेके जाऊँ, मैं ना सैलड लेके जाऊँगा, मैं पानी की बॉटल्स लेके जाऊँगा, बल्कि वहाँ पर जाता है इंसान क्या करता है, उसका अच्छा खाने का दिल करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो आप खाना लेके जा रहे होते हो वो टेस्ट में अच्छा होता है, ताकि इन्जॉय तो करो वहाँ पर आके। कह रहे हैं ड्रिंक्स पीते हैं हम लोग, और कह रहे हैं हम प्लान वगैरह करते हैं बीच वगैरह इस तरह करने के लिए। आगे आ रहा है, कह रहे हैं लास्ट वीक भी प्लान पिकनिक विद आवर फ्रेंड्स दो दरिया। कह रहे हैं कि हमने लास्ट वीक प्लान करी दो दरिया पे, अपने दोस्तों का हमने प्लान करी। बोले वी एंजॉयड प्लेइंग गेम्स, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड डांसिंग अ लॉट। द फूड वाज आल्सो वेरी डिलीशियस, वी हैड सी फूड अलॉन्ग विद सम अदर स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। और बोलने कि हमने गेम्स खेले, सॉन्ग्स वगैरह गाए। कह रहे हैं कि फ़ूड बड़ा मज़ेदार था। कह रहे हैं सी फूड वगैरह हमने मतलब वहाँ पर खाया भी, या मतलब स्नैक्स किए, ड्रिंक्स पिए। कह रहे हैं बहुत मज़ा आया हमको, हमने वहाँ पर बहुत अच्छी अपनी यादें बनाई। कह रहे हैं बहुत अमेजिंग मोमेंट्स थे पिकनिक में। कह रहे हैं लेकिन जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट था वो ये था कि जब हम गेम्स खेल रहे थे ना, हम जो जब गाने वगैरह गाते हम डांस कर रहे थे। कह रहे हैं ये हमारे बड़े मेमोरेबल मोमेंट्स थे। कह रहे हैं उसके साथ साथ हमारे पास दूसरे भी लोग थे जिनकी कंपनी थी हमारे पास, हमारे साथ उन्होंने शेयर किया जॉय वगैरह कर कर आके। हमने वहाँ दोस्त भी बनाए अपने, और बोलने के भाई उसके साथ साथ हमें बहुत मज़ा भी आया वहाँ पर, और ये हमने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं हम अभी से वेट कर रहे हैं कि कब हमारी दूसरी पिकनिक आएगी जहाँ पर हम एंजॉय करेंगे। चलो भाई बेटा अगले हम आते हैं नेक्स्ट वाले, द टीचर यू लाइक द मोस्ट। अब बेटा यहाँ पर आप अपने किसी भी टीचर के बारे में लिख सकते थे, मैंने यहाँ पर एक लिख दिया XYZ के तौर पे। भाई क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने अच्छे टीचर को बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने स्टूडेंट को एकेडमिकली तौर पे उनको बड़ा अच्छा पढ़ाना है उनको। कह रहे हैं कि अच्छा आप यहाँ बोल रहे हो कि मेरा मानना ये है कि भाई ये बिल्कुल सही है, लेकिन कह रहे हैं थोड़ी सी इसमें चेंजेस मैं प्रेफर करूँगा। कि कह रहे हैं मेरा मानना ये है कि अच्छा टीचर वो होता है कि जो
दोनों तरफ देखिए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उनको एजुकेशन नहीं लेके नहीं चले, बल्कि उनको साथ ये भी करें कि भाई कि ऐसा पढ़ाए कि बच्चे के स्कूल आने का दिल करे, कह रहे हैं कि वो इनसिक्योरिटी हटाए, प्रॉब्लम्स को डील करे, और यही नहीं आपको सपोर्ट भी करे, सिर्फ एजुकेशन की हद तक नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ की हद तक भी आपको ग्रूम करे, आपको गाइड करे। अब क्या बोलने कि जो जिन टीचर को मैं सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ उनका नाम XYZ जो भी है, क्योंकि उन्होंने मेरी सोच बदल दी है जिस तरह मैं दुनिया को देखता हूँ। कहने कि वो एक ऐसी टीचर नहीं है कि मतलब कि बस इसलिए बच्चों में मेहनत करती हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाए, नहीं। कहने कि अच्छा ये अब मतलब कि समझो ये जो ऐसे लिख रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि 9 सालों के अंदर मैंने टाउन बदले, स्कूल बदले, टीचर टू टीचर बदले, लेकिन कहने कि जो मेरी जो मिस हिना थी, मतलब यहाँ लिखा हुआ है, कहने वो बेस्ट टीचर थी अपनी। अच्छा अगर आप चाहो तो नाम लिख दिया, मसला नहीं है, मैंने रैंडमली एक बताया। कहने कि वो क्लास को बड़े ऑर्डर में रखती थी, कहने के बड़े बड़े डिसिप्लिन के साथ, लेकिन उसके साथ वहाँ पर फिर भी उनके साथ क्लास पढ़ने में उनको बड़ा मज़ा आता था। और बोलने के भाई यहाँ पर वो एकेडमिक के लिए बड़ी हेल्प करती थी, और कह रहे हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और कह रहे हैं कि इस साल ख़ास तौर पर जब मैंने उनसे पढ़ा है, कह रहे हैं उन्होंने मुझे ये सिखाया कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, अपने काम में खुश रहना चाहिए। और कह रहे हैं कि मैं जितना ज़्यादा इस साल मैंने मतलब ग्रोथ करी है, कह रहे हैं मैं बोलूँगा कि सब कुछ उन्हीं के मैं ओ करूँगा, मतलब कि भाई उनकी वजह से उन्होंने मुझे इस तरह पढ़ाया लिखाया समझाया है। बोलने के मैं समझता था ये कि मैं बहुत अच्छा राइटर था, लेकिन अब मैं देखूँ तो मुझे आइडिया होता है कि पिछले साल के मुकाबले में अब जो है मेरे राइटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा अच्छा पढ़ाया है मुझे स्कूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और कह रहे हैं मुझे लगता है कि मेरे राइटिंग स्किल्स भी बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, मतलब पिछले तमाम सालों के कंपैरिजन में इस साल बहुत इंप्रूवमेंट आई है। फिर लिखा है कि इस पूरे साल में मैंने देखा कि वो मेरी रोल मॉडल बन चुकी हैं। कहने कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मुझे बताते हैं कि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। और कह रहे हैं कि मुझे मेरा मानना ये है कि उनको रिकग्नाइज़ किया गया अपनी सिर्फ टीचिंग एबिलिटीज़ की वजह से नहीं, बल्कि वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ पे एक इम्पैक्ट छोड़ा। और कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि जिस तरह से ये उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेहनत करने से इंसान को उसका रिज़ल्ट मिलता है, हार नहीं माननी चाहिए। कहने कि ये ऐसी चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है कि स्कूल के बाद भी मेरी लाइफ में ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, एकेडमिक में भी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। एंड बेटा विद दिस वी आर डन विद द एसे। अब बेटा हम आते हैं हमारे पास। देखो एसे के साथ आपको एक और चॉइस गिवन थी कि आप क्या कर सकते हैं, आप ईमेल लिख सकते थे। अच्छा बेटा देखो मैंने यहाँ पर ना एक सिंगल बॉक्स के अंदर ये ईमेल लिख दी है ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि पैटर्न क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपने इसी तरह किया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉक्स में किया हूँ, लेकिन एक पैटर्न बता रहा हूँ, सही है। अब बेटा तो आप चाहो तो आप वगैरह जूम वगैरह भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप जूम वगैरह कर सकते हो। और क्या लिखा हुआ है कि भाई ये देखो आपने टू लिखा, फ्रॉम लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि भाई डियर फ्रेंड, सॉरी बेटा मैं ज़रा पीछे करता हूँ। कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ, कह रहे हैं बहुत टाइम हो चुका है, काफ़ी अर्से से मिले नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो इंडिपेंडेंस डे इज नियर, सो आई वांट टू टेल यू हाउ पाकिस्तानी सेलिब्रेट दिस डे। क्योंकि भाई ये इंडिपेंडेंस डे बहुत करीब है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। कि द मेन इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी टेक्स प्लेस इन इस्लामाबाद वेयर द नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड एट द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट बिल्डिंग्स। कह रहे हैं कि भाई जो मेन इंडिपेंडेंस डे की सेरेमनी होती है वो कहाँ होती है, इस्लामाबाद होती है, जहाँ पे नेशनल फ्लैग जो है उसको मतलब ऊपर करते हैं, मतलब कि जो पोल वगैरह भी लगा हुआ होता है उसको ऊपर चढ़ाते हैं, और बोलते हैं कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट बिल्डिंग्स वगैरह पर। कह रहे हैं इट इज़ फॉलोड बाय नेशनल एंथम एंड लाइव टेलीवाइज स्पीचेस बाय लीडर्स। नंबर ऑफ अवार्ड सेरेमनीज इज ऑफन हेल्ड ऑन दिस डे एंड पाकिस्तानीज होइस्ट द नेशनल फ्लैग एटॉप देयर होम्स और डिस्प्ले इट प्रोमिनेंटली ऑन देयर व्हीकल्स। कह रहे हैं कि जो नॉर्मल कह रहे हैं यहाँ पर लाइव टेलीविज़न शो होते हैं, सुबह सुबह लोग चला रहे होते हैं, ऑफिशियल और हॉलीडे भी होती है। और कह रहे हैं कि भाई इस दिन क्या होता है, पाकिस्तानी जो है ना अपने नेशनल फ्लैग अपने झंडे वगैरह जो होते हैं घरों पे लगाते हैं या बाइक्स पर या गाड़ियों पे लगाते हैं। कह रहे हैं इसके साथ साथ बहुत फंक्शंस होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। और कह रहे हैं कि ये एक ऐसा दिन है जिस पे हर एज के लोग जो है पार्ट लेते हैं उसके अंदर। कह रहे हैं अच्छा आगे से बोल रहे हैं कि कह रहे हैं काश तुम यहाँ पर होते सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि अपने फ्रेंड को लिख रहे हो ना। और कह रहे हैं कि आई होप टू सी यू सून, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। कह रहे हैं अपने पेरेंट्स को मेरा सलाम कहना, योर्स ट्रूली XYZ। ठीक है भाई, अब आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या आपने एप्लीकेशन लिखनी है कि अपनी कि भाई टू विजिट द नेशनल म्यूजियम कराची। तो बेटा क्या लिखा हुआ है देखो हमारे पास कि द प्रिंसिपल ABC सेकेंडरी स्कूल कराची, फुल स्टॉप, डेट यहाँ पर आ गई। अच्छा डेट अगर आप प्रॉपर लिख दो तब भी चलेगा, या एप्लीकेशन के बिल्कुल आखिर में लिखोगे तब भी चलेगा आपके पास, ठीक है। अगर लिखा हुआ हमारे पास सब्जेक्ट विजिट टू नेशनल म्यूजियम कराची, भाई आपने जो है मतलब कराची विजिट करना है।
ये और आपने इसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। अच्छा देखो बेटा, एक और बात ये, क्योंकि ये एप्लीकेशन थोड़ी लेंथी थी तो एक पेज पे नहीं आई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ गैप छोड़ना है, सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के बाद एक लाइन का गैप लाजमी छोड़ना है, ठीक है। अब देखो रिस्पेक्टेड मैडम, ये हम आपको बेटा ये नेक्स्ट पेज तक जा रही है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन योर स्कूल। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ आवर क्लास टू विजिट कराची museum for the educational tour. We are already done with our exams. Furthermore, it would act as great help for the students to learn something about our history. मतलब आप बोल रहे हैं भाई मैं जो है मतलब कि क्लास 9 से हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन के ज़रिए कि काइंडली हमारी क्लास को आप जो है कराची म्यूज़ियम जो है वहाँ पर विज़िट करने के लिए मतलब कि आप अरेंजमेंट करें एजुकेशन टूर के लिए। कह रहे हैं हमारे एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं और इसीलिए ये बड़ी हमें हेल्प करेगी कुछ हिस्ट्री के बारे में कुछ सीखने के लिए, ठीक। आगे लिखा हुआ है कि हम आपके बड़े बड़े शुक्रगुजार होंगे अगर आप मतलब हमें परमिशन देती हैं। योर्स ओबीडियंटली XYZ। बेटा यहाँ पर इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन को टू द पॉइंट लिखा, सिंपल एज दैट, ठीक। अच्छा भाई अगला वाला नंबर 9 बेटा जो क्वेश्चन है वो आपके पास वो आ रहा है, दैट इज़ पैसेज। अच्छा बेटा देखो पैसेज तो ये लिखा हुआ है आपके पास, कोई इतना हम लेकिन बेटा फोकस हम इस पर नहीं करेंगे, हम अपने क्वेश्चन आंसर से फोकस करेंगे, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये पैसेज तो आपके पास ऑलरेडी था। हम आपको क्योंकि बेटा सॉल्व तो क्वेश्चंस करने ना, हम उस पर फोकस करेंगे। तो देखो भाई क्या आ रहा है हमारे पास कि वाई द राइटर कॉल्ड सऊदी अरबिया अ फोकल पॉइंट, के इसको जो क्रूशल पॉइंट था सऊदी अरबिया का वो क्यों कहा उन्होंने सारा सबको, ठीक है। तो कह रहे हैं द राइटर कॉल सऊदी अरबिया फोकल पॉइंट बिकॉज दैट पिलग्रिम ट्रैफिक हैज़ बीन द चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कि भाई जो यहाँ पर जो ख़ास तौर पर जो मतलब कि ख़ास तौर पर जो ये वाला एरिया ना सऊदी अरब का, यहाँ पर जो पिलग्रिम्स आते हैं सारे के सारे हज करने के लिए, कह रहे हैं ये बड़ी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा उनका एक ख़ास उनकी एक जगह है यारी, इसलिए बोल रहे हैं उनको ये कहा था ख़ास तौर पे। अगला है व्हाट स्टेप्स हैड सऊदी अरबियन टेकन टू फैसिलिटेट द पिलग्रिम्स, के उन्होंने क्या किया ऐसा, बोल रहे हैं भाई द सऊदी नाउ मेक्स अ ग्रेट एफर्ट्स टू हाउस द पिलग्रिम्स प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट। कह रहे हैं कि जो सऊदी जो गवर्नमेंट है वो अब जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करती है जो हाजी होते हैं उनको कम्फर्ट प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ रेगुलेशन वगैरह कर करा के। लेकिन हाँ कह रहे हैं कि हेल्थ रेगुलेशन यहाँ पर अगर कोई जाहिर सी बात है अगर कोई वहाँ पर प्रॉपर सेटल होना चाहे वो नहीं करते, वरना मल्टीपल उनके लिए मतलब कंफर्ट की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगला लिखा है कह रहे हैं कि अब आपने ना पैसेज से वर्ड्स ढूंढने हैं जिनकी ये वाले मीनिंग है। बेटा गिवन वर्ड था मेन, उसका कि हमने उसकी जो हमने वर्ड ढूंढा वो क्या था, फोकल। फिर है स्ट्रगल, स्ट्रगल के लिए क्या वर्ड है हमारे पैसेज में, एफर्ट है। इसका आंसर यही है। देखो ये वाले तो आंसर आप फिर भी ढूंढ सकते थे अलग अलग, लेकिन इसका आंसर कोई और नहीं, यही वाला आंसर है बस इसका। गिवन वर्ड था लोकेटेड, आंसर क्या है इसका, सिचुएटेड। अगला है एथिकल, इसका आंसर क्या है, मॉरल, ठीक। ALD का क्या लिखा है बेटा, एनुअली। तो मेरे बच्चों अब आते हैं हम लोग अपने पास जो लास्ट आपका है समरी बनानी है आपने। समरी बेटा अगेन वही बात, मल्टीपल टाइम बच्चों को बताया है बेटा अपनी वर्डिंग में करनी होती है और कोई चॉइस नहीं है इसके अंदर। अब देखिए बेटा क्या करना है इसके अंदर, मैं आपको एक सैम्पल दे रहा हूँ, आप कुछ और भी कर सकते थे भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, मक्का हैज़ बीन अ क्रूशल पॉइंट फॉर ऑल मुस्लिम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बड़े बड़े तमाम मुसलमानों के लिए बड़ा क्रूशल पॉइंट रहा है। कह रहे हैं चीफ एक्टिविटी सेंटर रहा है ये हर सीज़न में, ठीक है ना। कह रहे हैं पॉपुलेशन 90,000 की है। कह रहे हैं तमाम के तमाम जो हाजी यहाँ पर आते हैं वो कितना, वो 1952 तक वो $110 टैक्स देते थे, लेकिन कह रहे हैं बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि जब वो ऑयल वगैरह निकला उन्होंने तरक्की करना शुरू करी तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। कह रहे हैं 1.5 मिलियन लोग जो है हज अदा करते हैं और जो हर साल, जो कि तकरीबन 4 से 6 हफ्ते से चलता है तकरीबन पूरा जो मामला होता है। कह रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट ने मतलब कि बड़ी एफर्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और कह रहे हैं पहले के मुकाबले में अब जो है यहाँ पर मॉरल और सोशल इफेक्ट जो है ना ये हज करने के वो और ज़्यादा और एस्टीम्ड हैं, और मतलब कि कहते हैं ना जैसे कि उनका असर बड़ा इस तरह का रहता है। एंड मेरे बच्चों बेटा विद दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोगों ने अच्छे से अच्छा पेपर किया होगा, ठीक है, और बेटा आप लोगों ने प्रॉपर्ली इसको अटेम्प्ट भी किया होगा क्योंकि इतना मुश्किल पेपर बेटा नहीं आया था आपके पास। आप चाहते हैं आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं और बेटा जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई डू होप कि आप लोगों ने प्रॉपर्ली समझ में आया होगा उसको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।